नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ग 3 चयन परीक्षा के सोशल साइंस की क्वेश्चन सीरीज को हम लोग कर रहे हैं और अभी हम लोग इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं। पॉलिटी के वीडियो और साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है निरपेक्ष लाभ, तुलनात्मक लाभ, केवल निरपेक्ष लाभ या केवल सापेक्ष लाभ या विनिमय दर। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है ऑप्शन नंबर ए, निरपेक्ष लाभ और तुलनात्मक लाभ दोनों। अगला है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी यानी देखरेख कौन करता है? IMF, IBRD, WTO या IFC। तो इसका देखरेख जो प्रमुख प्रहरी होता है वो होता है WTO। अगला है, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? आयात को कम किया जाता है, आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, आयात निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता या आयातित वस्तुएं कर मुक्त होती हैं। तो मुक्त व्यापार का संबंध ये रहता है कि आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अगला है, सुपर 301 क्या है? भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर का नाम। चावल की नई विकसित किस्म है। अमेरिका व्यापार कानून की वह धारा जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है, या एड्स से निपटने के लिए खोजी गई नई औषधि का नाम है। तो जो सुपर 301 है वो है अमेरिका द्वारा व्यापार की वह अमेरिकी कानून की वह धारा है जो उसमें जो आयात करता है वह उस पर अधिकतम उच्च सीमा शुल्क लगा सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। डंकल ड्राफ्ट क्या था? उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित, नाभिकीय शक्ति से युक्त देशों पर आर्थिक प्रतिबंधों से संबंधित, विश्व सांस्कृतिक धरोहर के भवनों को सुरक्षित रखने से संबंधित या मादक औषधि के व्यापार को रोकने से संबंधित। तो जो डंकन ड्राफ्ट था वो था उरुग्वे चक्र से समझौते से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब फर्म लाभ उठा रही है, वह स्थिति जब फर्म को हानि हो रही है, वह स्थिति जब फर्म को ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, इसका लाभ या हानि से कोई संबंध नहीं है। तो जो ब्रेक इवन होता है वो कहलाता है कि जब कोई फर्म है उसको ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है, तो ब्रेक इवन कहलाता है। निर्यात शुल्क इकाइयां वे फर्म होती हैं जिनसे आशा की जाती है कि वह केवल निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में ही क्रियाशील हो, आयात की प्रतिस्थापित करेंगी, ISO 9000 अंतर्गत खरी उतरती हैं या उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती है। तो जो निर्यातक शुल्क इकाइयां होती हैं वे अपने उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती हैं। अगला है, ECGC संबंधित है निर्यात संवर्धन से, निर्यात वित्तीय एवं बीमा से, निर्यात गुणवत्ता के प्रमाणन से या निर्यात आंकड़ों के प्रकाशन से। तो ये जो निर्यात संवर्धन से है ECGC संबंधित है। अगला है, ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है आयात निर्यात का आदान प्रदान करने का, आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं अंक आदान प्रदान करने वाला देश, विदेशी बैंकिंग व्यापार का आदान प्रदान केंद्र, सीमा शुल्क एकत्रित करने का केंद्र। तो जो ट्रेड पॉइंट कहलाता है वो कहलाता है आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं अंक आदान प्रदान करने वाला देश। ऑप्शन नंबर बी होगा। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू ट्रिप्स तथा व्यापार से संबंधित निवेश उपाय ट्रिम्स संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रेस्टन प्रस्ताव, डंकन प्रस्ताव, चेलैया समिति या इनमें से कोई नहीं। तो ये संबंधित है डंकन प्रस्ताव से, डंकल प्रस्ताव से। ऑप्शन नंबर बी। नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार केवल मात्रा में बढ़ रहा है, केवल मूल्य में बढ़ रहा है, मात्रा व मूल्य दोनों में बढ़ रहा है या दोनों में घट रहा है? तो ये होता है मात्रा और मूल्य दोनों में बढ़ रहा है। अगला है, भारत में नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? सभी वर्षों में अनुकूल रहा है, सभी वर्षों में प्रतिकूल रहा है, केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा है या केवल 2 वर्षों में प्रतिकूल रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा है। अगला है, किन 2 वर्षों में भारत में व्यापार संतुलन अनुकूल रहा है? 70-71 से 74-75, 72-73, 76-77 में, या 72-73 और 75-76 में, या 71-72 और 76-77 में? तो इसका आंसर है 1972 से 73 और 76 से 77 में। विगत कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना क्योंकि ये करंट के परिप्रेक्ष्य में है। तो लेकिन विगत कुछ वर्षों की बात की गई है तो इसके परिणाम बदलते रहते हैं। हालांकि इसका आंसर इसमें आयात और निर्यात दोनों बड़ा है, दिया गया है। योजना अवधि में कितनी बार भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो इसका आंसर है 2 बार। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? वाणिज्य, उद्योग, वित्त या गृह मंत्रालय? तो ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड लॉ स्थापना कब की गई थी? 92 में, 1996 में, 99 में या 1998 में? तो ये 1996 में आया था।
मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का है 1% से कम, 1%, 1% से अधिक या 2%, तो 2% है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है? रत्न एवं आभूषण, सिले सिलाए वस्त्र, चमड़े और जूते या रसायन? तो इसका आंसर है रत्न और आभूषण सबसे ज्यादा हम निर्यात एक्सपोर्ट करते हैं। हाल में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक तीव्र वृद्धि हुई है? रत्न आभूषण में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, इस्पात में या तेल शोधन में? तो ये है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसको भी थोड़ा सा क्रॉस चेक करना क्योंकि इसकी परिप्रेक्ष्य में चीजें बदलती रहती है। अगला है हमारा, भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है? जापान, जर्मनी, यूएसए या रूस? तो इसका आंसर है यूएसए, ऑप्शन नंबर सी। समुदाय संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय, स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल, दक्षेश या ओपेक? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। अगला है, भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? रूस को, यूएसए, यूएई को, इंग्लैंड को या जर्मनी को? तो ये किया जाता है इंग्लैंड को, ऑप्शन नंबर सी। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? कृषि उत्पादों के, रत्न आभूषणों के, मशीनरी के या कपड़े और सिले सिलाए वस्त्रों की? तो अभी इसको भी हाल ही के संदर्भ में चेक करना, क्रॉस चेक जरूरी है, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के किस नकदी फसली से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा आय प्राप्त होती है? जूट, तंबाकू, चाय या कॉफी? तो सबसे ज्यादा जो हम नकदी फसल है चाय के निर्यात से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगला है, भारत की निर्यात की वस्तु है पेट्रोलियम पदार्थ, औषधियां, चाय और उर्वरक? तो हम चाय का निर्यात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों ने विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया है? हस्तशिल्प, टेक्सटाइल, समुद्री उत्तान या इलेक्ट्रॉनिक? तो इसका आंसर है टेक्सटाइल, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1950 में विश्व निर्यात में भारत योगदान 1.85% था। तो वर्तमान की यदि बात की गई है तो वर्तमान में अभी देखना संदर्भ में यदि पूछा गया है तो ये थोड़ा सा पुराना प्रश्न है, इसका 2 दिया हुआ है, इसको एक बार और देखना, क्रॉस चेक जरूर करें। कौन सी वस्तु भारत जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसमें अधिकतर चीजें आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में रहती हैं कि भाई अभी क्या स्थिति चल रही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती रहती हैं, किस देश से कितना क्या ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये चीजें बदलती रहती हैं। कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? रसायन व रासायनिक सामान, अदरक, औषधियां या लौह धातु? तो हम जो आयात है वो अदरक का और अबरक का जो मतलब अभ्रक हो सकता है यहाँ पर, इसका हम लोग आयात नहीं करते हैं। अगला है, हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद है पेट्रोलियम, अनाज, पूंजीगत वस्तुएं और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थ और रासायनिक उर्वरक या जवाहरात, पेट्रोलियम? देखो अभी खाद की सब जगह किल्लत चल रही है। इसका जो 10वें वाले का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक तो हम पूंजीगत वस्तुएं और पेट्रोलियम पदार्थ को सबसे ज्यादा आयात करते हैं। अगला है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ओईसीडी, ओपेक, पूर्वी यूरोप या विकासशील देशों के साथ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओपेक के साथ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आयात की एक वस्तु है? वस्त्र, मोती, अभियांत्रिक वस्तु या हस्तशिल्प? तो अभियांत्रिक वस्तुएं हैं जो वो हम आयात करते हैं। एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? वाइजैग, कोच्चि, दहेज या भुवनेश्वर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दहेज में। अगला है, भारत में आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? यूएसए से, यूरोपियन समुदाय से, ओपेक से या अफ्रीका या एशियाई विकासशील देशों से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओपेक से, मुस्लिम कंट्रियों का जो एक संगठन रहता है। अगला है, ऑयल प्रोड्यूस, मतलब जहां से ऑयल, मतलब जिन जिन कंट्रियों में ऑयल पाया जाता है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ की आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम, उर्वरक, रक्षा उपकरण या विद्युत गैस मशीनरी? तो सबसे ज्यादा हम पेट्रोलियम आयात करने के लिए अपनी विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अमेरिका के साथ भारत का विदेशी व्यापार सुपर 301 के कारण बढ़ा है, विदेशी व्यापार सुपर 301 के कारण घटा है, या सुपर 301 के कारण भारत और अमेरिका के साथ व्यापार अप्रभावित रहा है, या 301 के कारण भारत ने अमेरिका से व्यापारिक सौदे रद्द किए हैं? 301 मतलब वह धारा है अमेरिकी कानून की जिसके तहत वो किसी भी आयातित वस्तु पर कितना अपना अधिकतम जो टैरिफ है, आयात शुल्क लगा सकते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ है, तो इनके कारण भारत का प्रभाव अभी तक तो अप्रभावित रहा था, लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की यदि हम बात करें तो अभी ट्रंप ने इस पर और हमारे ऊपर 50% टैरिफ की घोषणा की है, बढ़ाया है टैरिफ, तो इससे प्रभावित हो सकता है। भारत का विदेशी व्यापार में व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश कौन सा है? रूस, जापान, यूएसए या ब्रिटेन? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यूएसए।
अगला है भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? जापान, चीन, यूएसए और यूएई। तो ये अधिकतम विदेशी व्यापार की यदि हम बात करें ये चीन के साथ है, क्योंकि चीन से सबसे ज़्यादा सामान हमारा, चाहे वो दिवाली वाला हो, होली वाला हो, दशहरा वाला हो, लाइटिंग वाला, ये सारी चीज़ें और उर्वरक वगैरह ये हम चाइना से ही इम्पोर्ट करते हैं। अगला है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई थी? यूएसए, रूस, चीन या इजराइल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला है दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कह देते हैं? व्यापार शेष, वस्तु शेष, लेखा शेष, भुगतान संतुलन शेष। तो ये कहलाता है व्यापार शेष। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा या अलीगढ़। तो इसका आंसर है नोएडा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इनमें से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम या त्रिवेंद्रपुरम। तो त्रिवेंद्रपुरम में, त्रिवेंद्रम में ऐसा नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? इंफोसिस, विप्रो या बीएसएनएल या रिलायंस। तो ये है हमारी विप्रो, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा संगठन विदेशी व्यापार संवर्धन करता है? ईसीजीसी, एमएमटीसी या एसटीसी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है दक्षिण विनियोग व्यापार तथा तकनीकी आंकड़ा विनिमय केंद्र सिंडीडेक निम्नलिखित में से किसकी योजना है? सार्क की, एशियन की, G7 की या G15 की। तो ये जो सार्क मतलब ये देशों के संगठन कहलाते हैं। एशियन मतलब एशियाई देशों के, G7 ग्रुप ऑफ 7, G15 ग्रुप ऑफ 15। तो ये है G15 देशों के संगठन, यानी 15 देशों के संगठन की एक योजना है। अगला है देश की आयात निर्यात नीति के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर मात्रात्मक नियंत्रण को कब से समाप्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2001 से। अगला है निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPZ कहाँ स्थित है? कांडला में, विशाखापट्टनम, नोएडा या सूरत। तो ये है, अच्छा, निजी क्षेत्र की यहाँ पर बात की गई है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। अगला है नए गेट समझौते के अंतर्गत वस्त्र व्यापार से संबंधित बहुउद्देशीय व्यवस्था को कितने वर्षों को पूर्णतः समाप्त करने की व्यवस्था है? 5, 10, 15 या 20। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? कटे फटे पुराने करेंसी नोट से, सोना चांदी सराफा से, सरकारी प्रतिभूतियों से, निगम ऋण पत्र से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरकारी प्रतिभूतियों से। कालीनों के निर्यात के संदर्भ में कालीन चिन्ह किस तत्व का परिचायक है? यह घोतक है कि वस्तु कालीन है, यह घोतक है कि वस्तु हस्तकला का नमूना है, यह घोतक है कि वस्तु बनाने में बाल श्रम का उपयोग नहीं है, यह किसी भी तत्व का घोतक नहीं है। तो क्या होता है जो निर्यात के संबंध में कालीन चिन्ह, तो यह घोतक है कि वस्तु बनाने में बाल श्रम का उपयोग नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो प्रादेशिक व्यापार होगा, आंतरिक व्यापार होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा या मुक्त व्यापार होगा? तो ये प्रादेशिक होगा। दो विभिन्न देशों मतलब विभिन्न प्रदेशों के बीच में है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या अहमदाबाद। तो ये नई दिल्ली में स्थित होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला मुख्य कारक है आयात शुल्क लगाया जाना, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, अन्य देशों में मंदी, निर्यात का विविधीकरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विविधीकरण निर्यात का। अगला है विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? WTO यदि इसकी बात करें तो ये 1995 से कार्यान्वित है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। विश्व व्यापार संघ जिसका संगठन जिसका अंग है वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनाइटेड नेशन, अमेरिकी व्यापार संगठन या गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में आयात और निर्यात का लेन देन, किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं, एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन, एक देश से दूसरे देश को पूंजी का संचालन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो भुगतान संतुलन होता है वो कहलाता है कि निर्धारित समय के दौरान या एक वर्ष में आयात और निर्यात का लेन देन। अगला है भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण या उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी चीजें सम्मिलित की जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ? 2003, 2002, 2000 या 1999? तो ये हुआ 2003 में। अगला है भारत में FERA का स्थान लिया है किसने? फेमा ने, फेप्टा ने, फेना ने या फैला ने? तो ये फेमा ने लिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एक अधिकार है? तो इसका आंसर है अभ्रक में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा
दो देशों के बीच में वस्तु विनिमय को कहा जाता है व्यापार शेष, द्विपक्षीय व्यापार, व्यापार परिमाण या बहुपक्षीय व्यापार। तो इसको द्विपक्षीय, दो देशों की बात चल रही है, द्विपक्षीय व्यापार बोलेंगे। निम्नलिखित में से क्या ट्रिज्म TRIMS का सही विस्तार है? तो इसका सही विस्तार है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? एक, कारखाने के वार्षिक विक्रय, कर संग्रह से, आयात निर्यात से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आयात निर्यात से संबंधित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ट्रिप्स पढ़ा था, अब ये ट्रिप्स है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष। करार के संचालन किसके द्वारा होता है? अंकटाड एक संस्था है, UNO यूनाइटेड नेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IBRD। तो ये किसके द्वारा होती है? तो जो ट्रिप्स होती है ये होती है WTO के द्वारा संचालित होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। विदेश व्यापार का भुगतान संबंधित है आयात के गुणों से, निर्यात के गुणों से, विदेश व्यापार गुणक से या भुगतान संतुलन से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भुगतान संतुलन से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है निरपेक्ष लाभ और तुलनात्मक लाभ, केवल निरपेक्ष लाभ, केवल सापेक्ष लाभ या विनिमय दर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है IMF, ये अभी हम देख चुके हैं, इसको WTO है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? आयात को कम किया जाता है। अब इसको हम देख चुके हैं, प्रारंभ में ये प्रश्न आया था कि आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है सुपर 301, इसको भी हम देख चुके हैं कि अमेरिकी कानून की एक धारा है जिसके तहत वह अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की उनको शक्ति देता है। डग्गल ड्राफ्ट था उरुग्वे चक्र समझौते से, तो इसको हम देख चुके हैं, उरुग्वे चक्र समझौते से यह संबंधित था। आशा करता हूँ आपको प्रश्न पसंद आए होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।